मैं डॉक्टर भावेश कुमार चौहान, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बाबू बनारसीदास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट लखनऊ, आप सभी का पावर सिस्टम एनालिसिस कोर्स में स्वागत करता हूं। आज हम यूनिट 5 जो ट्रैवलिंग वेव है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको लगभग 30 मिनट में समझेंगे। इसमें हम शुरुआत उसके कंसेप्ट से करेंगे, देन उसमें क्या टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, डिफरेंट टर्म्स, उसके बाद रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन जो ट्रैवलिंग वेव्स में होते हैं उनका लोडिंग से कैसे, लाइन लोडिंग से कैसे इम्पैक्ट आता है उसको समझेंगे। साथ के साथ प्रोटेक्शन, ट्रैवलिंग वेव्स से कैसे प्रोटेक्शंस प्रोवाइड की जाती है, क्या उसके भिन्न भिन्न तरीके हैं, इसको जानेंगे। और अंततः हम जो ग्राफिकल मेथड है बेवले लैटिस डायग्राम, उसको भी जानेंगे। ट्रैवलिंग वेव क्या है? ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव इज ए टेम्परेरी वेव दैट क्रिएट्स ए डिस्टर्बेंस एंड मूव्स अलोंग द ट्रांसमिशन लाइन एट ए कांस्टेंट स्पीड। तो ये इट्स मोर ऑफ ए डिस्टर्बेंस, और इसके कॉजेज़ कई हो सकते हैं। इसका कॉज स्विचिंग जो मेन कॉज है पॉपुलरली, देन फॉल्ट्स भी हो सकते हैं इसके स्विचिंग कॉज, और लाइटनिंग, जो क्लाउड से लाइटनिंग आती है, स्काई से लाइटनिंग आती है, दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ इट्स कॉज। एंड दीज आर वेरी sharp waves, step sort of waves. They can damage the whole insulation of the system if a proper protection is not provided. तो then और ये जो है इसका बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, इट इज़ फॉर ए वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, इट कुड बी इन few microseconds or milliseconds. So and it is you can say plays a major role in defining the voltage and current at different instant. तो अगर आप ट्रैवलिंग वेव्स को समझते हैं, उसके एनालिसिस को बखूबी समझते हैं, तो आप वोल्टेज किसी भी इंस्टेंट में उस सिस्टम में कितना है, करंट कितना है, वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन, किसी भी सिस्टम के इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन को डिज़ाइन करने में इसका बहुत अहम रोल होता है ट्रैवलिंग वेव्स का। देन ट्रैवलिंग वेव्स के रेफरेंस में अगर आप देखें, क्योंकि जो हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स, मीन्स इन दैट केस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज नॉट लम्प्ड, इट इज़ स्प्रेड थ्रू आउट. So because of that you can see that it has a finite velocity of electromagnetic field propagations. Okay, and since the switching and lightning operation on such type of systems do not occur simultaneously, that is why the spread out is in the form of travelling waves. तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स की वजह से अगर हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कहें, या अगर वोल्टेज अप्लाई करें हम सेंडिंग एंड पे, तो इमीडिएटली वो रिसीविंग एंड पे नहीं पहुंचता है। उस कारण से ये इट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ ए वेव, जिसको हम आगे समझेंगे। एंड वोल्टेज एट सेक्शंस बेसिकली it builds up in long transmission line gradually because the parameters are distributed. So and because of that you can see, you can understand it, आप इसको बखूबी समझ सकते हैं वोल्टेज वेव की फॉर्म्स में और करंट वेव्स की फॉर्म्स में। ओके, so traveling waves, traveling waves, it could be either current wave, it could be either voltage waves, okay, which travels from the sending end to the receiving end. So if you see this circuit diagram, then you are seeing here it is L, this is C, so let's say this is L1 C1, similarly L2 C2 and L3 C3 and likewise. Now in this case this is a long transmission line. Now if you apply a voltage, let's say V here, and this is a key, as soon as you press this key, as soon as you press this keys, this voltage will not reach immediately here because this is a distributed parameter. If you take away this circuit, अगर आप इस सर्किट को माइनस कर दें और ये सिंपली एक वायर लगाएं इस वोल्टेज सोर्स और इस लोड के बीच में, तो as soon as you will press the key, the voltage will appear here, full voltage will appear here. But in this case, since L1 act as a open circuit and then C1 is charged, and as the C1 gets charged, only thereafter the C2 charging will be possible through L2. तो जब तक कि C1 चार्ज नहीं होगा आपके L2 से करंट फ्लो नहीं होगा और C2 नहीं चार्ज होगा। तो ये देखा गया कि इसमें समय लगता है, ये जो बिल्डअप ऑफ वोल्टेज होता है, मीन्स पहले यहाँ पे बिल्डअप करेगा वोल्टेज, देन लाइक दिस एंड लाइन दिस, इट इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस बट इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, सो इंस्टेंटेनियसली इट डज नॉट हैपन, and that is why you call it travels in a wave. Okay, so these are traveling waves.
नाउ आप इसको इस तरीके से बेहतर समझ सकते हैं कि ट्रैवलिंग वेव में बेसिकली देयर आर 4 पैरामीटर्स. वन इज क्रेस्ट. Crest is the maximum magnitude of the wave. So this is the maximum, you can see, okay, maximum peak value of the voltage wave. The sharp it is, the dangerous it is for the insulation. Beside that there is one parameter like front. तो कितने में ये आपका 50% यानी कि ये peak value तक how much time does it take? So it is measured usually in microseconds. So how much time does it take to reach this crest? Thereafter there is a tail time. Tail time is basically time taken to reduce the value to 50% of the maximum value right from the beginning. The reference of measurement is from the beginning. आप शुरुआत से देखते हैं और जब तक वो घट के 50% हो जाता है तो ये total time जो है that is called as the tail time. Beside that the polarity is another parameters. तो अगर आप देखेंगे कि किसी भी ट्रैवलिंग वेव का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है तो उसमें ये पैरामीटर्स रहती हैं प्लस माइनस. वो वोल्टेज भी हो सकता है और करंट भी. तो इसको किलो वोल्ट या किलो एम्पियर में कहते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज लेट्स से 500 किलो वोल्ट. दिस वन इज ए फ्रंट टाइम. Okay, so it is a 1 microsecond taken for the reach this maximum value, and 25 microsecond is the tail time. So 25 microsecond is the time to reduce to 50% of the value. So these kind of parameters are given for description of transmission waves. ट्रांसमिशन वेव में कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जैसे करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ और प्रोपगेशन कांस्टेंट और सर्जिकल इम्पिडेंस. तो इनको समझेंगे. आप जैसे हमने कहा कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है तो लेट्स कंसीडर कि आपने इन्फाइनाइटली स्मॉल एक्स वैल्यू को कंसीडर किया. ओके, बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है और इन दैट केस द चार्ज ऑफ दैट सेक्शन विल बी चार्ज स्टोर्ड विल बी Q equal to CV into x. You are familiar with this. Why we are taking x? X is the length of consideration. Okay, so Q will be this. Current, the I is equal to dq by dt. You are familiar with this formula. Okay, and if you replace this by dCV x by dt, because that is a consideration of the section, then eventually after differentiation you will get C dV x by dt, and dx by dt is a velocity. So it is CV multiplied by V. Similarly, if you talk about the flux in that section, okay, जो सीरीज इंडक्टेंस है ये शंट कैपेसिटेंस के लिए हमने चार्ज की को कंसीडर किया और यहाँ सीरीज इंडक्टेंस में जो ट्रांसमिशन लाइन थी अभी आपने देखा था ट्रांसमिशन लाइन में दिस लाइक सीरीज इंडक्टेंस इज देयर एंड शंट कैपेसिटेंस इज देयर. सो वी आर कंसीडरिंग ओनली एक्स पार्ट, स्मॉल सेक्शन. ओके, and that will be valid for rest because it is, you can see the phi is the, let's say flux, it is Li multiplied by x. X is the area of length of the consideration. So V voltage is equal to d phi by dx. We are familiar with this formula, हम इसको जानते हैं. Then अगर आप इसको differentiate करेंगे d phi को because it is Lix, you will get Li dx by dt. Again you will get Liv. So let's say this is equation number 1 and let's say this is equation number 2. Now if you divide this equation number 2 by equation number 1, you get this expression V by I equal to Liv upon Cv by V. So you get V square upon I square. अगर आप देखें V interrelate करेंगे, I interrelate करेगा, तो we will get this expression V square I square is equal to L by C, or eventually you can say V by I will be under root L by C. Okay, and this is also known as the ZC, which is known as the characteristic impedance. Okay, and if you multiply equation 1 and 2, you get a different expression, different term. तो अभी हमने क्या किया था, v को i से डिवाइड किया था, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किया था, लेकिन अगर 2 और 1 को मल्टीप्लाई भी कर दें तो हमको एक और एक्सप्रेशन मिलता है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी. ओ वेलोसिटी, सो v इंटू आई, if you multiply these two expression you will get CVV into LIV, CVV LIV, and this will be LC VI V square. Okay, and this you can see that VI will cancel out, this one, okay, and then you will get 1 equal to LC V square. So V will be equal to 1 by under root LC. So this velocity of the transmission line for propagation will also be equal to 1 by under root LC. So these are two expressions, very important expression. This characteristic impedance is also known as the natural impedance or surgical impedance, and as you can see in this expression that ZC is given as under root L by C, where there is no expression for length. These L and C are per unit length. Okay, so you can see that, so characteristic impedance is also known as the surge impedance or natural impedance of
TL means transmission line, and this value is independent of the length of line, as I said earlier, and the value basically it is approximately 400 ohms. कितनी भी लेंथ लें आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की, अगर वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है तो इट इज़ इन द रेंज ऑफ 400. इन सम बुक्स यू विल फाइंड इट 400 to 600 or 400 to 500, but round about you can say approximately it is 400. But in cable this value of the surgical impedance is 40 ohm or 40 to 60 ohm if you talk about the range, but you can write 40 ohm. Okay, and then why it is less in cables? Because in cables you have more insulations, you provide sheaths, and because of that mu is epsilon is more. Okay, because of the dielectric constants, and eventually because of that the surgical impedance is less. Beside that, there is another terminology in transmission, in travelling waves, that is propagation constant. This is gamma equal to under root yz. Y is the admittance of the line and z is the impedance of the line. Beside that, these are two famous equations, voltage wave equation, as you can see here. Here you are seeing this variation, partial derivative of voltage with reference to the x. Okay, तो आप पोजीशन वाइज उसका वेरिएशन का सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं और उसको टाइम के रेफरेंस में रिलेट कर रहे हैं, तो यू विल गेट, आप इसको ध्यान से देखें तो दोनों में ही LC का टर्म आता है. ओके, इट इज़ रिलेटेड बाय देम. इफ़ यू आर मेजरिंग इट पोजीशन टू द टाइम, अगर आप टाइम स्पेस में इसको इंटर रिलेट कर रहे हैं तो यू सी दैट द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज LC, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द कंसिडरेशन. ओके, इस चीज़ को हम और बखूबी समझेंगे ब्यूले लैटिस डायग्राम में. नाउ प्रोटेक्शंस, हाउ डू वी प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्रैवलिंग वेव्स? तो ट्रैवलिंग वेव्स क्योंकि स्विचिंग की वजह से या फॉल्ट की वजह से लाजमी है सिस्टम में, या अगर हम स्काई से लाइटनिंग की बात करें तो वो भी बहुत शार्प सर्जेस होती हैं, तो उनके अगेंस्ट भी हमको प्रोटेक्शन देना ही है. तो क्या क्या प्रोटेक्शन देते हैं इसके? दे आर 4-5 मेजर मेथड्स. ओके, और लेकिन उससे पहले हमको कंसेप्ट समझना होगा कि प्रोटेक्शन में हमको करना क्या है. तो प्रोटेक्शन में हमको बेसिकली इंटरसेप्ट करना है, देन फिर कंडक्शन का पाथ प्रोवाइड करना है जो भी सर्ज आया हुआ है. ओके, पहले इंटरसेप्ट करना है उस सर्ज को और फिर उसको कंडक्शन का पाथ प्रोवाइड करना है जो कि रिलेटिवली मोस्ट कन्वीनियंट हो, विच बिकम्स डिफॉल्ट चॉइस. बिसाइड दैट उसको डिसिपेट करना है जिससे वो सिस्टम में अननेसेसरली कोई फर्दर स्ट्रेस ना क्रिएट करे. Now, so what are the schemes? What are the methods? One is lightning arrestor with shielding, which is used in power stations, okay, or in different systems. Basically, अगर हम कहें तो ये ground पे use किया जाता है. Beside that, there is surge diverters और surge arresters जो कि panels में भी use किए जाते हैं और outside system में भी they can be available. Okay. In addition to that, we use explosion protection tubes also. Okay. And beside that, lightning rod is also a method which is used on the top of the building and towers. Since our discussion is more focused on the transmission line, as well as on equipments, so we must understand that lightning arrestor is basically when you provide any protection to the equipments or particularly transmission lines which are available outside, not indoors, then you go for these lightning arresters. Okay. And regarding surge diverters, of course you use them in panel, in house also, and at times you provide a casing and you provide them outside also. Beside that, surge suppressors are also used. They are used in home panels. Okay. And lightning rods, that is a specific case, it is used on the towers or buildings, okay, to provide safe passage of any sky or cloud discharge or what you say lightning. But इसमें हमको ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके लाइटनिंग अरेस्टर्स हैं या सर्ज डाइवर्टर हैं, तो ये इनके कई टाइप्स भी होते हैं. व्हाट आर दोज टाइप्स? लाइक रोड गैप, स्फेयर गैप, हॉर्न टाइप, हॉर्न गैप, मल्टीपल गैप, इम्पल्स, प्रोटेक्टिव गैप. ओके, सो बिसाइड दैट इलेक्ट्रोलाइट, एक्सपल्जन टाइप, auto wall type or wall type also, oxide film type or metal oxide types. So means depending upon how the gap has been arranged,
what is the mechanism, what is the constructions, but there are various types, but you can see the purpose is all the same. What is the purpose? Purpose is to intercept that travelling wave or high discharge or the high surge, and of course to provide a convenient path for conduction of that surge, and then to dissipate whole energy so that the insulation of the system does not fail, जिससे कि आपका इंसुलेशन पे दिक्कत ना आए. और इस बात को हमको डिज़ाइनिंग में भी ध्यान रखें तो वो उससे भी बेहतर रहता है, क्योंकि डिज़ाइन करते समय अगर आपने इन चीज़ों को, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिज़ाइन करते हुए ध्यान दिया है तो यकीनन आपका इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर होगा. And when we talk about the equipment protection, some of them I have already listed, in fact almost all the categories. So lightning resistors or surge diverters, okay, and then the surge diverter is a device which is connected between the line and the earth in parallel with the equipment. So it provides a parallel path with reference to the equipment, okay, for any lightning or any surge. तो जो आप कह सकते हैं कि इक्विपमेंट के पैरेलल में आके एक पाथ प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो भी वो सर्ज है वो बाईपास हो जाए. ओके, एंड रेस्ट थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस. नाउ टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस एंड इट्स डिपेंडेंसी ऑन द लोड. यू कैन सी, लेट्स से अगर आपने एक डीसी जनरेटर लिया, ये एक लोड से कनेक्टेड है जो कि आरएल है, इसको ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट किया गया है जिसका कि सर्जिकल जो इम्पिडेंस है दैट इज़ और characteristic impedance is given as ZC. Let us say it is at sending end and this is the receiving end. So, you can see here we have taken the voltage V, okay. The voltage at this sending end, its internal resistance will be equal to 0, ZC is the characteristic impedance of line, RL is the load, okay. So, you can see the reflection here. if we talk about the reflection coefficient, होगा क्या कि अगर यहाँ से ट्रैवलिंग वेव की शुरुआत हो रही है, यहाँ से ट्रैवलिंग वेव की शुरुआत हो रही है, it will come to this place, okay, then it will be reflected, a part of it will be reflected and part of it will be transmitted. तो जितना पोर्शन, ये इंसिडेंट वेव है, दिस इज ए इंसिडेंट वेव, तो जितना पार्ट आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दिस अपॉन इंसिडेंट, यानी कि reflected upon incident will be called the reflection coefficient, and this is the transmitted. So transmitted upon incident will be the transmitted coefficient. और अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन का जो कंपोनेंट है, बिकॉज इट मे बी रिफ्लेक्टेड ऑल्सो, सो दो रिफ्रैक्शन का जो कंपोनेंट है डिवाइडेड बाई इंसिडेंट, दिस इज इंसिडेंट, तो इंसिडेंट इज ऑलवेज इन द डिनोमिनेटर, ओके. और अगर आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ट्रांसमिशन भी हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू इंसिडेंट. इट कैन नेवर बी मोर देन द इंसिडेंट, ओके. सो दैट एनर्जी कंजर्वेशन ऑल्सो अप्लाई इफ इट इज ए लॉसलेस और लॉस फ्री लाइन. Beside that, see here what is reflection coefficient. You can see the formula for this is ZB, means ये बस का इम्पिडेंस है माइनस जो भी आपका लाइन का इम्पिडेंस है उसको माइनस कर दिया और दोनों का सम, तो डिफरेंस अपॉन सम. तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अगर इसी डायग्राम की डिस्कशन करें तो आप देख सकते हैं कि RL, लेट से आपका बस का इम्पिडेंस ले लिया आपने RL, ओके, माइनस ट्रांसमिशन लाइन का, अगर इस पे बात करें इस पॉइंट से, तो ये ट्रांसमिशन लाइन का इम्पिडेंस है, और जब दोनों को सम कर देंगे, ओके, दोनों को सम कर देंगे, दैट विल बी एल्फा आर. मीनिंग देयर बाय अगर हम डिस्कशन इस पॉइंट पे कर रहे हैं तो व्हाट विल बी एल्फा आर, दिस इज 1 एंड दिस इज लेट से एल्फा आर. सो एल्फा आर विल बी इक्वल टू RL माइनस ZC अपॉन RL प्लस ZC. तो RL को अगर आप देखें तो RL बेसिकली लोड इम्पिडेंस है, हाँ, क्योंकि सेंडिंग की बात हो रही है, आई करेक्ट. सेंडिंग में ये जो टर्म है RL होगा, यहाँ पे सेंडिंग एंड में RL विल बी 0, बट एट रिसीविंग एंड RL विल बी पॉजिटिव. सो ये जो टर्म आएगा बेसिकली नॉन पॉजिटिव RL के लिए, दैट विल बी फॉर द रिसीविंग एंड. और अगर हम सेंडिंग एंड की बात करें तो यही RL की वैल्यू, क्योंकि सेंडिंग एंड पे 0 है, सेंडिंग एंड पे कोई भी आपने लोड रेजिस्टेंस नहीं लगाया हुआ है, तो जनरेटर का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपने 0 माना हुआ है, तो वहाँ 0 माइनस ZC अपॉन 0 प्लस ZC. तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो व्हाट यू विल गेट -1. तो जो एल्फा सेंडिंग एंड पे आएगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर ए वोल्टेज वेव, इट विल बी -1. तो आप इसको फर्दर देखेंगे आगे, बेवली लैटिस डायग्राम से इस चीज को समझेंगे. तो वहां आपने देखा कि अगर आपके लोड्स की वैल्यू चेंज हो रही हैं,
यानी कि बस के लोड की वैल्यू, जो भी बस पे इम्पिडेंस है और ट्रांसमिशन लाइन के इम्पिडेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मैग्नीट्यूड भी वेरी करता है, चाहे वो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हो, रिफ्रैक्शन हो या ट्रांसमिशन, मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द लाइन इम्पिडेंस एज वेल एज द बस इम्पिडेंस। नाउ इसको और बेहतर समझा जाता है एक पिक्टोरियल मेथड से, जिसको कि हम बेवले लैटिस डायग्राम भी कहते हैं। तो बेवले लैटिस डायग्राम्स क्या है, ये हेल्प करता है हमको पोजीशन किसी भी जो आपकी रिफ्लेक्टेड या ट्रांसमिटेड वेव्स है उसमें आपकी पोजीशन क्या है और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये दो की टर्म्स हैं that you must understand, position and direction of motion of every incident reflected and transmitted wave। तो ये सारी waves की, चाहे वो इंसिडेंट पार्ट हो, चाहे वो रिफ्लेक्टेड पार्ट हो, चाहे ट्रांसमिशन पार्ट हो, उसका क्या पोजीशन है और क्या डायरेक्शन है, ओके, ड्यूरिंग द मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट पे आप समझ सकते हैं, मतलब जान सकते हैं। इनफैक्ट इट रिलीव्स अस फ्रॉम कीपिंग द ट्रैक। हमको फिर ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन हो रहा है एज द टाइम विल प्रोग्रेस, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है, उसको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ब्यूले लैटिस डायग्राम को समझें तो उसकी मदद से आप एट दिस डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम यू कैन स्टिल फाइंड आउट व्हाट वाज द ट्रैकिंग कि क्या क्या कैसे कैसे कितना रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट था, कितना ट्रांसमिशन कोफिशिएंट था, कैसे एटेन्यूएशन हुआ। तो आप बैक ट्रैक भी कर सकते हैं आसानी से और फॉरवर्ड ट्रैक भी कर सकते हैं if you have the sufficient data. Beside that, so it relieves us of a difficulty of keeping track of multiplicity of successive reflection at various junctions. Okay, इसको एक एग्जाम्पल के मदद से भी देख लेते हैं। यहाँ सेंडिंग एंड है, तो सेंडिंग एंड पे एट टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पे लिया हुआ है, फिर टाइम एट टी पे देखा। तो जैसे हमने कहा कि ये यहाँ पे अभी आपने देखा था सेंडिंग एंड पे -1 आया था, ओके, एल्फा आर जो आया था -1 आया था, ठीक है, एल्फा आर इक्वल टू -1, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द जनरेटर यू कंसीडर्ड 0। और यहाँ पे ये एल्फा आर ही आएगा जो आपका का रिसीविंग एंड है। एल्फा आर क्या था, एल्फा आर था, अगर आपको याद है तो दैट वाज लाइक जो भी आपका आर एल है, आर एल माइनस जो भी आपका जेड सी है अपॉन आर एल प्लस जेड सी। तो ये आर एल जो है ये पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे, तो आपको उसको सिंपली एल्फा आर लिख सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ 1 है, 1 से जैसे रिफ्लेक्ट हुआ तो ये एल्फा आर के टर्म्स में रिफ्लेक्ट हुआ, रेस्ट इज गोइंग एज ए ट्रांसमिटेड, तो एल्फा आर की फॉर्म में गया। और यहाँ पे सेंडिंग एंड पे क्या था आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट -1, तो जब ये लौटा तो ये एल्फा आर जो है वो माइनस एल्फा आर हो गया, ये ध्यान देने वाली बात है, माइनस एल्फा आर हो गया। और फिर माइनस एल्फा आर जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस एल्फा आर स्क्वायर हो गया, ओके, क्योंकि यहाँ माइनस एल्फा आर आया और यहाँ पे कितना है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, रिसीविंग एंड पे एल्फा आर है। तो जब आप एल्फा आर को यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस एल्फा आर होकर लौट रहा है, क्योंकि -1 आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। और जब ये वापस आ रहा है तो माइनस एल्फा आर को फिर आपने फर्दर एल्फा आर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एल्फा आर स्क्वायर आ गया, ओके। तो इसके ब्यूले लैटिस डायग्राम फर्दर अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये वही सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं 1 से वेव आया है, ओके, 1 से आने के बाद फिर एल्फा आर वापस गया है, ओके, एल्फा आर से फिर माइनस एल्फा आर, क्योंकि ये -1 है जैसे मैंने पहले कहा, और ये एल्फा आर है, तो हम आप ये देख रहे हैं जा रहा है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ माइनस एल्फा आर से, तो माइनस एल्फा आर क्या चेंज हो गया, प्लस एल्फा आर में, ग्रेजुअली इट विल गो। तो अगर किसी भी इंस्टेंट में अगर आपको वैल्यू मालूम करनी है तो ये आप सम कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमको इस इंस्टेंट पे वैल्यू मालूम करनी है वोल्टेज की, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस एल्फा आर, क्योंकि पहले एक वेव ये आई और ये एल्फा आर आई। अगर इस पे मालूम करना है तो हम क्या करेंगे 1 प्लस एल्फा आर, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे और फिर हम ये ऐड करेंगे। तो ये चारों पॉइंट्स जो इन वेव्स पे आएंगे दैट विल बी द टोटल सम एट द वोल्टेज एट दिस इंस्टेंट। सिमिलरली अगर इस डायग्राम को देखें अगेन सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड, तो इसमें भी देखिए 1 एंड देन दिस इज माइनस एल्फा आर। ये क्या है, ये करंट वेव के लिए है। तो करंट वेव पे क्या आता है, ये जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट +1 आता है, पहले -1 आया था वोल्टेज वेव में, और करंट वेव में जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एट रिसीविंग एंड प्लस एल्फा आर की जगह माइनस एल्फा आर आता है। तो यहां देखिए आप 1 से शुरुआत हुई, माइनस एल्फा आर से रिटर्न हुआ, और यहाँ क्योंकि 1 है तो वापस माइनस एल्फा आर आ गया। तो करंट में आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। इसके साथ करंट में आप 1/ZC का टर्म भी पाएंगे, ओके।
और इधर भी 1 बाई जेड सी, क्योंकि ये 1 बाई जेड सी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में अगर इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं आप, तो दिस इज वी, अगर आई इज द इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव, तो दोनों को सम किया तो आई, व्हाट इज आई विल बी वी आई अपॉन जेड सी, और व्हाट विल बी आई आर, इट विल बी माइनस वी आर अपॉन जेड सी। अगर इसको एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करें सो इट विल बी वी आई माइनस एल्फा अपॉन वी आई बाई जेड सी। इसको फर्दर सब्स्टिट्यूट करने पे आप इसी टर्म को सिंपली एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं वी आई मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई जेड सी, सेम एक्सप्रेशन है, एंड देन यहाँ प्लस साइन लिया है लेकिन अंदर माइनस ले लिया है, तो माइनस एल्फा बाई जेड सी इक्वल टू वी आई। तो ये देखिए ये आपके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहे हैं, क्योंकि वी आई प्लस वी आर ये पहले भी थे वहाँ, तो वी आई कॉमन टर्म्स आ गया, और यू कैन सी द चेंज ऑफ साइन इन केस ऑफ करंट वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू द वोल्टेज वैल्यू। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे आपके चेंज ऑफ साइन आए, ओके, क्योंकि अगर यहाँ +1 आया और वहाँ क्या था वोल्टेज वेव में, वहाँ -1 था, यहाँ माइनस एल्फा आर आया करंट वेव में और वहाँ क्या था प्लस एल्फा आर था, तो दैट इज ए चेंज ऑफ साइन इज देयर। अंततः जो BLD की प्रॉपर्टीज हैं, इससे यू ट्रेवल, ऑल द वेव्स ट्रेवल डाउनवर्ड्स, and because the time always increases, position of any wave at any time can be deduced directly from this diagram. Total potential at any time, at any point can be find out. Okay, same holds true for the voltage as well as current, and history and the origin of wave easily traced, आसानी से कर सकते हैं। attenuation is also included. तो अंततः आपने देखा कि ट्रेवलिंग वेव्स जो लाजमी हैं, तो अगर आप उसकी जानकारी रखते हैं तो अपने सिस्टम का बेहतर इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। जैसे अब जानते हैं कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उससे बचाव की ज़रूरत है। इसी तरीके से ट्रैवलिंग वेव से घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो तो यकीनन होंगी, स्विचिंग होगा, फॉल्ट होगा, ओके, लाइटनिंग होगी स्काई से, तो सर्जेज आएंगी, लेकिन अगर आप सर्जेज और ट्रैवलिंग वेव्स को समझते हैं तो आप बेहतर बचाव कर सकते हैं, अपने सिस्टम को बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे कि वो इन डिस्टर्बेंस के बावजूद भी बराबर हेल्दी ऑपरेट करता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।